अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेरी बदकिस्मती के दरख्तों की हद अचानक ख़त्म हुई है। इसके बाद दरख्तों के कटे हुए तनों ने मुझे चौकन्ना कर दिया था। वहाँ से दरख्त और झाड़ियाँ काटने का मकसद यही था कि करीब कोई पोस्ट मौजूद थी। इस इलाके में दरख्तों की कटाई तीन मकसद से की जाती है: मोर्चों और रिहायशी बंकर्स की तामीर के लिए, जलाने के लिए और फील्ड ऑफ साफ करने के लिए। और वहाँ मुझे मौक़िर ज़िक्र बात सही लगी क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा तादाद में काटे गए थे और ज़्यादातर दरख्तों के खुश्क तने वहीं मौजूद थे। दरख्तों की आड़ से बाहर आने की बजाय मैं नीचे नाले में उतरने लगा। थोड़ा सा उतरते ही मुझे अपना सफ़र करने की सिमत हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक और पोस्ट मौजूद थी। मैं दरख्तों की आड़ लेकर नीचे उतरता रहा। नीचे उतरते हुए मेरी कोशिश थी कि झाड़ियों और पत्थरों वगैरह का शोर न हो। ज़्यादातर पत्थर तो बर्फ़ में दब गए थे, लेकिन जिस जगह बर्फ़ हट गई थी वहाँ बहरहाल ये ख़तरा मौजूद था और खड़ी ढलान में यूँ भी बर्फ़ जल्द ख़त्म हो जाती है। मैं 15-20 मिनट में नीचे पहुँच गया। ये नाला दूसरे नालों की निस्बत तंग था। पानी के हल्के शोर ने मुझे प्यास का एहसास दिलाया और मैं दस्ताने उतार कर होक बनाकर पानी पीने लगा। पानी काफ़ी ठंडा था। इस इलाके में ऐसे काफ़ी चश्मे मिल जाते हैं जिनका पानी बहुत गर्म होता है, लेकिन वो नाले का पानी था। उसमें मुख्तलिफ चश्मों के पानी के साथ पिघली हुई बर्फ़ का पानी भी शामिल था। पानी पीकर मैंने झूले से प्लास्टिक की वाटर बोतल निकाल कर भरी और नाले की जड़ में दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। 500-600 गज का इलाका मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। किसी महफूज मकाम तक पहुँचने के लिए इस पोस्ट का इलाका अबूर करना नागुज़ेर हो गया था। रोशनी होते ही दूसरी तरफ के नाले में मौजूद मेरी तलाश में सरगर्दा अफराद को मेरे फरार की सिमत मालूम हो सकती थी। 50-60 गज का इलाका ऐसा था जहाँ मैं पैदल चल कर आया था। गो वहाँ बर्फ़ कदरे सख्त थी और मेरे पाँव उसमें धंसे नहीं थे, लेकिन करीब से देखने पर ऐसे निशान ज़रूर नज़र आ जाते जिससे उन्हें मालूम हो जाता कि मैं इस रास्ते से भागा हूँ। वो पोस्ट नाले से 50-60 गज ही ऊपर बनाई गई थी। चांद पहाड़ के पीछे गायब हो गया था। रात के अंधेरे के साथ दरख्तों के घने पत्ते और नाले के तंग होने की वजह से दाएं बाएं मौजूद पहाड़ की ढलानें अंधेरे में इजाफा कर रही थीं। मैं काफ़ी देर से अंधेरे में चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद बमुश्किल 2-3 गज के फासले पर मौजूद बड़ी चट्टान या दरख्तों के तनों का हिवला वगैरह ही देख पा रहा था। संतरी भी मुझे टार्च जलाकर या शबेदी देनक की मदद से देख सकता था। दूसरी सूरत में मुझे नहीं देखा जा सकता था। इसी तरह इतिहास से आगे बढ़ते हुए मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से मुझे पोस्ट की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। 20 कदम मजीद लेकर मैंने पोस्ट के मुतवज़िया जाना था और फिर उससे आगे मैं तेज़ी से सफ़र कर सकता था। मैं मजीद नाले की जड़ में होकर आगे बढ़ा। अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ में उलझा। मैं किसी झाड़ी की टहनी समझते हुए पाँव को झटका। मेरा पाँव आज़ाद हुआ और अगले ही लम्हे पूरा माहौल रोशनी से नहा गया था। मैं बगैर किसी तखीर के नाले की जड़ में लेट गया। मैं दुश्मन के जाल में फंस चुका था। नाले की तंगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ ट्रिप फ्लेयर लगा दी थी। यह एक बारीक सी तार होती है जो किसी भी रास्ते पर यूँ लगाई जाती है कि आते हुए दुश्मन का पाँव उलझने पर तार कट जाए। तार कटते ही ट्रिप फ्लेयर एक लम्हे में जल जाता और सारा माहौल रोशनी से नहा जाता है। ट्रिप फ्लेयर इस्तेमाल करने वालों ने ऐसी जगह पर पहले से अपना खुदकार हथियार फिक्स किए होते हैं। ट्रिप फ्लेयर के जलते ही हथियारों के करीब मौजूद संतरी फायर खोल देता है। उस वक्त भी यही हुआ था। ट्रिप फ्लेयर के जलते ही विकरस गन का फायर मुसलसल वहाँ आने लगा और इसके साथ ही उन्होंने नारे लगाते हुए कलाशनकोफों के दिहाने भी खोल दिए थे। मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मैं उसी तरह जड़ में लेटा रह गया। अगर मैं अपना सर ज़रा सा भी ऊपर उठाता गोली मुझे लग जाती। एक बुनियादी गलती उनसे ये हुई थी कि उन्होंने नाले के दूसरे किनारे पर अपने आदमी नहीं बिठाए थे। अगर वो ऐसा कर लेते तो यकीनन आज ये कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा न बचा होता। ट्रिप फ्लेयर की रोशनी लम्हाती होती है। रोशनी ख़त्म होते ही दोबारा अंधेरा छा गया था और इस मरतबा अंधेरा कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। रोशनी होने के बाद अंधेरा ज़्यादा महसूस होता है। मर गया है कि ज़िंदा है? अंधेरा होते ही किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। एलिमिनेटिंग राउंड फायर करो।
यानी रोशनी का गोला। किसी दूसरे ने मशवरा दिया था। इन बातों के दौरान एक लम्हे के लिए फायर रुका और मैंने वो जगह छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। मैं चंद कदम ही ले सका था कि अचानक ठक की आवाज़ आई। मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। उन्होंने मार्टर का रोशनी गोला फायर किया था। मार्टर का गोला एकदम नहीं फटता, उसे मुकम्मल बुलंदी तक जाते हुए 2-3 सेकंड लगते हैं। इसलिए ठक की आवाज़ सुनने के बाद भी मैंने 4-5 कदम मज़ीद भी ले लिए थे। रोशनी के फैलने से पहले मैं पोस्ट के बिल्कुल मुतवाज़ी पहुंच गया था। इस मर्तबा मुझे जो जगह मिली थी वहाँ मैं बैठकर जवाबी फायर भी कर सकता था। नाले की बिल्कुल जड़ में सिमट कर मैंने कलाशनकोव गले से निकाल कर हाथ में पकड़ ली थी। कलाशनकोव पहले से काक थी, सिर्फ सेफ्टी लगी हुई थी। सेफ्टी लीवर सिंगल राउंड की पोजीशन पर करके मैं सर उभार कर पोस्ट की तरफ देखने लगा। कोई नज़र नहीं आ रहा है, शायद वो भाग गया है। एक आदमी ने मोर्चे से आगे बढ़कर मुझे उस जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ मैं इससे पहले मौजूद था। उस वक्त वो मेरे लिए एक आसान हदफ की सूरत में सामने खड़ा था और इसी जगह पर खड़े होकर उसका बचकर वापस लौट जाना मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं था। 50-60 गज के फासले पर एक स्नाइपर को निशाना साधने की ज़रूरत नहीं होती। कलाशनकोव को सीधा करते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया था। धमाके की आवाज़ के साथ उसकी चीख भी शामिल थी। गोली उसे छाती में लगी थी। दर्द भरी आवाज़ निकालते हुए वो वहीं ढेर हो गया था। मोर्चे में हो जाओ, मोर्चे में हो जाओ, किसी ने चीख कर कहा। इसके साथ ही विक्रस गन गरजी, मगर निशाना मैं नहीं था। जिस किसी ने भी फायर किया था वो उजलत में गन को मेरी सिमत मोड़ भी नहीं सका था। इसके साथ ही रोशनी का गोला ज़मीन पर गिर चुका था। मैंने जेब से हैंड ग्रेनेड निकाल कर ऊपर की तरफ उछाला। मुझे मालूम था कि इस ग्रेनेड के फटने से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, लेकिन इसके डर से वो मेरा पीछा नहीं कर सकते थे। ज़ोरदार धमाके के साथ किसी के चीखने की आवाज़ आई, उसके पास हैंड ग्रेनेड है, नीचे हो जाओ। मैंने उनकी सिमत मज़ीद 2-3 सिंगल राउंड फायर किए और झुके झुके अंदाज में वहाँ से दूर हटने लगा। सेक्टर नंबर 2 को कॉल करके मदद मांगो, किसी ने चीखते हुए हुक्म दिया था। इसके साथ ही मुसलसल गोलियां चलना शुरू हो गई थीं। वो मोर्चे में छुपकर मुसलसल नाले में फायर कर रहे थे। मेरे पास ना तो इमोनेशन और ना ही इतना वक्त था कि रुक कर वहाँ उनका मुकाबला करता। वो अकेली पोस्ट नहीं थी, उन्हें वो जगह घेरने में थोड़ी देर ही लगना थी और मैं खुद का हमलावर भी नहीं था कि मुझे उनकी कुमक की परवाह न होती। पोस्ट से थोड़ा दूर आते ही मैंने दूर हटना शुरू कर दिया, लेकिन उस भागने वाले फैसले पर ज़्यादा देर अमल नहीं कर सका था। दरमियानी जिसामत के एक पत्थर से ठोकर खाकर मैं घुटनों के बल गिरा। घुटनों को अच्छी खासी चोट लगी थी। 1-2 मिनट घुटनों को ज़ोर ज़ोर से मलने के बाद मैं खड़ा हुआ और लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। फायरिंग की तेज़ आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। एक और रोशनी का गोला फिजा में बुलंद हुआ। उसकी रोशनी में मुझे इस नाले की शाख एक दाहिनी जानिब मुड़ती नजर आई, जबकि दूसरी शाख सीधा आगे जा रही थी। मैंने मुड़ने की बजाय सीधा आगे निकलने को तरजीह दिया। सीधा जाने वाला नाला आगे जाकर चौड़ा होना शुरू हो गया था। इसके साथ वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ भी बिखरी थीं। मुझे रोशनी के चांद और गोले फिजा में बुलंद होते नजर आए, लेकिन नाले में मौजूद झाड़ियों की वजह से मैंने रुकने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। नाला आहिस्ता आहिस्ता हमवार होना शुरू हो गया था और पहले जो मुसलसल उतराई शुरू थी वो ख़त्म हो गई थी। हमवार जगह पर मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा ली थी। मैं आखिरी मुठभेड़ होने वाली पोस्ट से 1-1.5 किलोमीटर दूर आया होऊंगा कि अचानक मुझे सामने से टॉर्चों की रोशनी नजर आई। वो 100-150 गज दूर होंगे। उनके आने के अंदाज से यही महसूस हो रहा था कि उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी है। मौखर जिक्र पोस्ट की जानब से भी अब तक इक्का दुक्का फायर की आवाज़ आ रही थी। उनके करीब पहुंचने से पहले मैं नाले के एक किनारे पर हो गया था। झाड़ी में छुपने की बजाय मैंने एक बड़े पत्थर की आड़ लेना ज़्यादा बेहतर समझा था, क्योंकि किसी भी शक की बिना पर उनके फायर खोलने की सूरत में झाड़ी मुझे फायर से हिफाजत मुहैया नहीं कर सकती थी। इसके बरक्स पत्थर मुझे नजरी आड़ के साथ फायरी आड़ भी मुहैया कर रहा था। वो 10-12 आदमी थे, एक दूसरे को जल्दी चलने की तलकीन करते हुए वो दाएं बाएं का सरसरी जायजा लेते हुए आगे निकलते चले गए। वो इस पोस्ट की मदद को जा रहे थे
یقیناً ان کے تئیں مجاہدین نے ان کی پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ شروع میں میری جن آدمیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی تھی اور انہیں میں نے جس غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا، اب تک وہ غلط بیانی مجھے فائدہ دے رہی تھی۔ اس پارٹی کے 20-25 قدم دور جاتے ہی میں پتھر کی آڑ سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ اتنا اندازہ تو بہرحال مجھے تھا کہ ان کی پہنچ قریب ہی تھی، لیکن اس نالے میں ان کے گزر جانے کی وجہ سے اب اس نالے پر کسی کا شک کم ہی گزرتا۔ مزید آدھ کلومیٹر آگے جانے پر مجھے نالے کے بائیں طرف اونچائی پر روشنی کی جھلک نظر آئی۔ میں رکنے کی بجائے اسی طرح آگے بڑھتا گیا۔ پوسٹ نالے سے کافی بلند تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر آگے نکلتا چلا گیا۔ پوسٹ سے 50-60 گز آگے آتے ہی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ روشنی میں اضافے کے ساتھ میری رفتار بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری نظریں گاہے بگاہے دائیں بائیں کی پہاڑیوں کا جائزہ لے کر رستے پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ نالے میں بکھرے ہوئے پتھر سے ٹکرا کر گرنے کا تجربہ اگر میرے ذہن سے محو ہوا بھی تھا تو گھٹنوں کو اچھی طرح یاد تھا۔ ملگجا اجالا پھیلتے ہی میری نظر نالے کے ایک کنارے پر بنے ہوئے کچے ٹریک پر پڑی۔ ٹریک کے دائیں بائیں بھی گھنی جھاڑیاں موجود تھیں، اس لیے مجھے ٹریک پر سفر کرنے میں کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ روشنی بڑھتی جا رہی تھی اور میری نظریں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ ہلکا سا نشیب نالا آیا، شمال مشرق کی جانب مڑا اور مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ آگے اچھی خاصی آبادی نظر آ رہی تھی، وہاں مجھے پناہ مل سکتی تھی، لیکن ایسی جگہوں پر کسی اجنبی کا چھپنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سیاح وغیرہ تو آنے سے رہے۔ لے دے کے مقامی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اگر انڈین آرمی وہاں گھر گھر کی تلاشی لینے پر تل جاتی تو یقیناً میرے ساتھ میرے میزبان کی بھی شامت آ جاتی، بلکہ ممکن تھا کہ کافی بے گناہ ان کے ظلم کے لپیٹ میں آ جاتے۔ جنوب کی سمت موجود پہاڑی پر مجھے کافی گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ آبادی سے 300-400 گز جنوب مغرب کی طرف وہ جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے اسی جنگل کا رخ کیا۔ کچی سڑک سے اتر کر میں اس ٹریک کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اس چھوٹے سے گاؤں میں زندگی سوئی ہوئی تھی۔ بس اکا دکا گھروں سے اڑتا دھواں اس بات کا مظہر تھا کہ وہ گھر غیر آباد نہیں تھے۔ چوڑا نالا عبور کر کے میں دوسری طرف موجود جنگل میں داخل ہوا اور بلندی کا سفر طے کرنے لگا۔ میری نظریں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھیں۔ میں نے وہاں پورا دن گزارنا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی جو آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ سنائپر اپنے کمین گاہ چنتے وقت چھپاؤ کو آرام پر ترجیح دیتا ہے۔ جلدی مجھے ایسی جھاڑیوں کا جھنڈ نظر آ گیا تھا۔ اپنے جھولے سے تیز دار خنجر نکال کر میں نے دائیں بائیں موجود جھاڑیوں سے اپنے مطلب کی ٹہنیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ گھنٹہ بھر بعد ہی میرے پاس ٹہنیوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ میں ان ٹہنیوں سے اپنے لیے مچان بنانے لگا۔ گوا عمومی طور پر سنائپر بلند درختوں پر مچان بناتے ہیں تاکہ دور دور تک کے علاقے پر نظر رکھ سکے اور فائر کرتے وقت کوئی رکاوٹ بھی نظر نہ آئے۔ لیکن وہاں میرا مقصد کسی ہدف کو نشانہ بنانا نہیں تھا کہ میں اونچا درخت چنتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہاں درخت بہت اونچے ہوتے ہیں۔ چیڑ دیار کے درختوں پر تو مچان بنے ہی نہیں جا سکتی، اور جن درختوں پر مچان بنائی جاتی ہے وہ بھی ایسی کہ اس میں بمشکل بیٹھا جا سکتا ہے، اور میرا ارادہ بیٹھنے کا نہیں لڑنے کا تھا۔ مزید گھنٹہ بھر کی محنت سے میں مچان بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دھوپ اچھی طرح نکل آئی تھی اور مچان کے اوپر براہ راست دھوپ پڑ رہی تھی۔ اپنا جھولا سر کے نیچے رکھ کر میں لیٹ گیا۔ ساری رات دوڑنے بھاگنے میں گزر گئی تھی۔ جس جگہ دشمن سے آخری مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ جگہ بھی میں کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس سارے علاقے کی تلاشی لینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ میری تلاش میں چند پارٹیاں نکال سکتے تھے۔ ان پہاڑی بلندیوں کو سر کر کے اور تمام جنگلوں کو چھان کے کسی ایک یا چند آدمیوں کو ڈھونڈ نکالنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ البتہ اگر انہیں میرے چھپنے کی جگہ کے بارے معلوم ہو جاتا تو پھر میرا نکلنا محال تھا، کیونکہ وہ اس جنگل کو گھیرے میں لے کر باریک بینی سے تلاشی کرتے اور میرا پکڑا جانا یقینی ہو جاتا۔ دھوپ کی نرم حدت نے جلدی مجھے نیند کی آغوش میں دھکیل دیا تھا۔ میری آنکھ بکری کے من منانے سے کھلی۔ ایک سنائپر کی تربیت اس نہج پر کی جاتی ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی اس کے حواس کام کرنے لگے۔
इसलिए जागते हुए उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो कहाँ और किस माहौल में पड़ा है। आँख खुलते ही मुझे दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ा था। इस तरह जंगलों और मचानों में मैं कई रातें गुजार चुका था। ये माहौल और हालात मेरे लिए नए नहीं थे कि मुझे घबराहट होती है। मैंने करवट बदलते हुए उस सिमत निगाह दौड़ाई जहाँ से आवाज़ आई थी। मुझे काफ़ी भेड़ें और बकरियां दाएं बाएं झाड़ियों पर मुंह मारती नजर आईं। जंगल आबादी के करीब था और वहाँ किसी चरवाहे का आना अजीब बात नहीं थी। अलबत्ता ये फिक्र मुझे ज़रूर दमनगीर हुई कि कहीं उसकी मेरी मचान पर नज़र न पड़ जाए। ऐसी सूरत में मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक बेगुनाह को कत्ल करने पर मेरा ज़मीर किसी तौर पर भी आमादा न होता और उसे ज़िंदा छोड़ने में ये कमात थी कि वो इंडियन आर्मी की रहनुमाई करके मेरी मौत का सामान पैदा कर सकता था। मैं लेटे लेटे भेड़ बकरियों का जायजा लेता रहा। 2-3 बकरियां उन झाड़ियों के पास भी पहुंच चुकी थीं जहां मैं छुपा हुआ था। अचानक एक झाड़ी की ओर से गहरे सब्ज और सुर्ख रंग का लिबास झलका। मैं चौंक पड़ा था। अगले ही लम्हे वो मेरे सामने थी। वो एक चरवाहन थी, बकरी के एक छोटे से मेमने को हिनकाती। वो मेरी मचान की तरफ आ रही थी। दोपट्टे को उसने बड़े अजीब बल्कि खूबसूरत अंदाज में सर से लिपेटा हुआ था, यूं कि उसके तमाम बाल उसमें छुप गए थे। वो एक दिलकश और जाजिब नज़र लड़की थी। कश्मीर का हुस्न यूं भी सर चढ़कर बोलता है, लेकिन मुझ पर उसके हुस्न ने ज़रा सा भी असर नहीं डाला था। महीन की बेवफाई के बाद औरत ज़ात से मुझे इतनी ही नफरत थी जितना किसी भी नापसंदीदा चीज़ से की जा सकती है। वो न सिर्फ मेरी अमानत में खयानत की मुर्तकब हुई थी, बल्कि उसके साथ उसने मेरा मान, गरूर और भरोसा भी तोड़ दिया था। इस चरवाहन को देखकर जाने क्यों मेरी सोचें महीन की तरफ पलट गई थीं। सर झटक कर मैंने इन नापसंदीदा सोचों को दूर किया। वो हल्की आवाज़ में कुछ गुनगुना भी रही थी। शिकल की तरह उसकी आवाज़ भी सुरीली थी। गीत के बोल तो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, अलबत्ता उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और मिठास मुतासर कुन थे। वो मेरी मचान से आगे गुजरती चली गई। मचान की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। इन झाड़ियों से 15-20 गज आगे एक सांप पत्थर के साथ टेक लगाकर वो बैठ गया। उस छोटे से मेमने को पकड़कर उसने गोद में लिटाया और उसके चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरने लगी। वो यूं बैठी थी कि उसके सामने देखने पर मुझे उसके चेहरे की एक तरफ नजर आती है। जाने वो उस मेमने से क्या बातें किया जा रही थी। बातें करते करते वो थोड़ा सा आगे को खिसक कर ज़मीन पर लेट गई। मेमने को उठाकर अपनी छाती पर लिटाते हुए उसने अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया था। मेमना यकीनन पहले से इन हरकतों का आदी था कि बड़े मज़े से अपना सर उसकी गर्दन पर रख कर लेट गया था। मैंने इसी तरह लेटे हुए आंखें बंद कर लीं। एक कश्मीरी दोशीज़ा की तन्हाई की जाने वाली अदाएँ देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। मुझे बस फिक्र थी तो ये कि वो मुझे देख न ले। इस वजह से मैंने करवट बदलने से भी एतराज़ बरता था। मुमकिन था कि मेरे करवट बदलने से झाड़ी की शाखों में पैदा होने वाली हरकत उसे इस झाड़ी की तरफ देखने पर मैल कर देती है, लेकिन मेरी एहतियात किसी काम नहीं आ सकी थी। उसकी बकरी किसी चीज़ से डर कर भागी। बकरी का रुख मेरी मचान ही की तरफ था। वो बेख्तियार अपनी जगह पर खड़े होकर उस सिमत को देखने लगी जहाँ से बकरी भाग कर रही थी। बकरी ने यकीनन लोमड़ी या गीदड़ वगैरह देखा था। मैं भी उसी जानब देखने लगा और उसी लम्हे मेरी गलतफहमी हवा हो गई। इंडियन आर्मी के 2 जवानों को देखते ही मैंने साइड पर पड़ी कलाशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी। अरे प्रदीप सिंह, देखो तो, भूत को ढूंढते हुए एक अप्सरा मिल गई है। बात तो सही कह रहे हो। प्रदीप सिंह ने मुस्कुराकर उसकी तईद की। उन दोनों का रुख उस लड़की की जानिब हो गया। दाएं बाएं के माहौल से वो यकसर बेपरवाह हो गए थे। शहजादी, क्या नाम है तुम्हारा? पहले वाले ने करीब जाकर गहरी नज़रों से उसका जायजा लेते हुए पूछा। रेशम, लड़की ने हिकलाते हुए जवाब दिया। आह, कितना प्यारा नाम है, उसने खफासत भरे लहजे में कहा। सलीम भाई, चलते हैं, बाकी पार्टियां आगे निकल जाएंगी। प्रदीप सिंह ने उन झाड़ियों की तरफ सरजरी नज़र से देखते हुए कहा जहां मैं छुपा हुआ था, और उसके मुंह से सलीम सुनते ही मेरे सर पर गोया बम फट पड़ा था। वह मुसलमान था और इसके बावजूद यूं घटिया अंदाज में एक मासूम लड़की को नदीदेपन से देख रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसके गंदे वजूद पर पूरी मैगजीन खाली कर दूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने इरादे पर काबू पाया था।
यकीनन इंडियन आर्मी में हिंदुओं के साथ रहते रहते वो भी उनकी सोबत में पूरी तरह रंग चुका था। सलीम ने बाजारी अंदाज में कहा, वैसे दिल तो नहीं कर रहा कि इस मौका को ज़ाय किया जाए, फिर कभी सही यार। और अब तो सूबेदार साहब भी साथ है, अगर उसे मालूम हो गया तो तुम्हारी खाल खींच लेगा। तुम्हारा हम मज़हब ही है। हाँ, बहुत देखे हैं ऐसे हम मज़हब। सलीम ने तंज़ अहंकारा भरा। और फिर कैप्टन प्रसाद राजन भी तो साथ है। जानते हो कितना शौकीन है वो इन कश्मीरी लड़कियों का। अच्छा, अब चलो भी, बाकी पार्टियां आगे निकल गई होंगी। नज़र भी आ रहा है कि कितना ज़्यादा जंगल बाकी है। अब तक तो हम एक ही हिस्से की तलाशी ले पाए हैं, इससे दुगना हिस्सा बाकी है, और इसके बाद सेक्टर 2 के इलाके की भी तलाशी लेना है। ओफ यार, तुम भी ना बस है। सलीम ने अफसोस भरे अंदाज में गंदी सोचों पर असर हिलाया। वैसे तुमने यहाँ किसी कमीने घुस बैठे को तो नहीं देखा? सलीम ने अपना हाथ रेशम के गाल की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ रेशम के रुखसार को छूता, वो जल्दी से पीछे हट गया। इसके साथ ही उसने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, किसी को नहीं देखा। नखरा तो देखो। सलीम ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। रेशम के मुंह से एक सुरीली चीख बुलंद हुई। वो झटका देकर उसका बीच से अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर सलीम की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। क्या हुआ, कौन है? 150-200 गज दूर से किसी की चीखती हुई आवाज़ आई थी। कोई नहीं यार, बस एक बुलबुल हमें देखकर घबरा गई है। सलीम ने खफाजत से हंसते हुए जवाब दिया, ये बुलबुलों के चक्कर को छोड़ो और आगे बढ़ो। इस मर्तबा उसी आवाज़ ने डरने के अंदाज में कहा, और सलीम रेशम का हाथ छोड़कर चल पड़ा। रेशम का हाथ पकड़ते पकड़ते वो उस रुख से हट गया था जिस पर वो पहले चल कर आ रहे थे। मेरा मचान अब उनसे 5-6 गज दाएं पड़ रहा था। आगे बढ़ते हुए भी उनकी नज़रें रेशम की जानिब सरगर्दा रहीं, जो घबराए हुए अंदाज में उन्हें घूर रही थी। उसकी वजह से वो दाएं बाएं की झड़ियों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सके थे। परेशान नहीं होना, मैं बाद में आऊँगा। 15-20 कदम आगे जाकर सलीम ने बेहुदा अंदाज में कहा। प्रदीप सिंह उसके अंदाज पर हंस पड़ा। यार, अब उस गरीब को बख्श भी दो। जवाबन सलीम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और वो झाड़ियों के ओट में गायब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ मासूम होने लगी। बेख्तियार मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ और मैंने कलाशन को मचान पर रख दिया। इसके साथ ही मैंने रेशम की जानिब देखा। वो चौंकते हुए मेरे मचान की जानिब देखने लगी थी। शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही गहरा सांस खारिज हो गया था। मुझे अपनी बेहतियाती पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। वो खोजती निगाहों से करीब आई। उसने इस तरारी अंदाज में अपने हाथ में मोटा सा डंडा भी पकड़ा हुआ था। मैंने खुद को अच्छी तरह छुपाया हुआ था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि मैंने सुलेमानी टोपी ओढ़ी हुई थी और बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा था।